आज की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ है सिचुएशन लाइक गाजा कैन पोलराइज वर्ल्ड। जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करना चाहिए, उसको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बदलना चाहिए। ये है हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना। इसके साथ ही अगर हम देखें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसके साथ हम इस न्यूज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होना चाहिए आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। जितना कनेक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आप सिलेक्शन की तरफ जाओगे। चलिए मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। पहला जो टॉपिक है टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस। सिविल सर्विस एग्जाम में ऐसे पेपर होता है, तो उसमें 2005 में ये टॉपिक पूछा था। दूसरे जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके दिमाग में भी रहने चाहिए। जैसे एक टॉपिक पूछा था आपका 2011 के अंदर सीएपीएफ एग्जाम में। तो टॉपिक ध्यान से देखिए, सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स फॉर इंडिया इन द एमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो मैं ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ, ये न्यूज़ जब आप पढ़ोगे तो ये टॉपिक आपके दिमाग में रहने चाहिए, तभी आप चीज़ों को लिंक कर पाओगे, तभी आपके पास आइडियाज़ होंगे, थॉट्स होंगे। इन चीज़ों को दूसरे टॉपिक्स में यूज़ करने का आपके पास एक माइंडसेट होगा। वो माइंडसेट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये न्यूज़ जो है सभी जगह आपको मिल जाएंगी, किसी मैगजीन में मिल जाएंगी, किसी न्यूज़पेपर में मिल जाएंगी, बट जो चीज़ नहीं मिलेगी वो है इंटरलिंकिंग। अब मैं दूसरी चीज़ जो आपको दिखा रहा हूँ वो ध्यान से देखिए। एक और टॉपिक के साथ जो आपको कनेक्ट करना चाहिए वो ये है, लुक एट दिस टॉपिक, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कॉपिंग विद चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। अब देखिए जो टेक्नोलॉजी की मदद से ही आपने देखा होगा कि इसराइल ने कैसे टनल नेटवर्क जो है हमास का वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। ढेर सारे आपने देखे होगी बम्बार्डमेंट की है इसराइल ने गाजा पट्टी के अंदर। तो दिस इज ओनली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। रशिया यूक्रेन के अंदर इन्वेड करता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन यूक्रेन को भी बहुत सारी हेल्प मिलती है बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से बहुत सारे वेपन्स उसको दिए जा रहे हैं, जो कि रशिया को क्या कर रही है, वो होल्ड किए हुए है। अजेरबाईजान और आर्मेनिया वॉर की भी बात करोगे आप, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे हम बात करते हैं। ठीक है, इसके साथ इससे पहले एक चीज़ और आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। आपका एक टॉपिक और आया था, वो चलिए वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, शायद उससे आप बाद में कनेक्ट कर पाएंगे। लेट्स सी द न्यूज़। न्यूज़ देखते हैं अब। सो अवर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैज सेड कि ये जो चल रहा है इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होने के पीछे एक रीज़न ये होता है, कुछ लेटेंट डिस्प्यूट होते हैं। लेटेंट मतलब छुपे हुए, जो हमें शुरुआत में नहीं दिखते लेकिन बाद में बड़े हो जाते हैं। इंडिया चाइना की बात करें, इंडिया पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, और इंडिया नेपाल की भी बात करें, अभी काला पानी को लेके इशू था। तो ये कह रहे हैं कि जिन इशू को हम छोटा मानते थे वो एक टाइम पे बहुत बड़े हो जाते हैं, और फिर वो डिफरेंसेस इतने बड़े हो जाते हैं, वो डिस्प्यूट कैन टर्न इनटू एन कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हमें दिखता है कहाँ पे, रशिया यूक्रेन वॉर में, इसराइल हमास वॉर के अंदर, आर्मेनिया अजेरबाईजान वॉर के अंदर। इन्होंने बोला है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी ग्लोबल फ्यूचर सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर सारे आप देखोगे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसमें शामिल थे। नाउ इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बोली है कि कुछ सालों से हम ये बिलीव कर रहे थे कि इंटर स्टेट वॉर नहीं होंगे अब, दिस इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट, लेकिन ये मिथ को बस्ट कर दिया है। तीन वॉर जो अभी लगातार हमने देखने को मिले हैं, आर्मेनिया अजरबैजान वॉर, रशिया यूक्रेन एंड इसराइल हमेस वॉर, तो इन्होंने बोला है ये चीज़ें अब भी दोबारा हो सकती हैं एंड वी शुड बी प्रिपेयर फॉर इट। जहाँ तो हम एक तरफ बोल रहे थे कि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट होंगे छोटे लेवल पे थोड़े छोटे थ्रेशोल्ड पे ही कॉन्फ्लिक्ट होंगे, सिविल वॉर्स होंगे, वॉर्स नहीं होंगे दो कंट्री के बीच में, लेकिन ये सारा मिथ जो है बस्ट कर दिया। दूसरा इन्होंने बोला, जैसे इट इज़ हैंस इंपॉर्टेंट टू मैनेज डिफरेंसेस एंड रिजोल्व डिस्प्यूट, जितना जल्दी उस डिस्प्यूट को रिजोल्व कर ले उतना बेहतर है। इसीलिए तो आप देखोगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं, कि डिफेंस मिनिस्टर साहब की भी स्टेटमेंट आपको याद होगी, जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था तो हमारे राजनाथ सिंह ने बोला था वहाँ पे कि इंडिया वांट टू रिजोल्व दिस इशू एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट। तो ये हमारी माइंडसेट रहा है, ये हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ें रही हैं कि जो डिस्प्यूट है उसको जल्दी से जल्दी हम रिजोल्व करें, डिमार्केशन करें बॉर्डर का। और इसके साथ ये चीज़ें और देखिए, नाउ यस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैज़ इंक्रीज अनसर्टेनिटी इवन इन कंट्रीज डू नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट। और ऐसी कंट्रीज कौन सी हैं डायरेक्टली तो हम इफेक्टेड नहीं है, इंडिया नहीं है इफेक्टेड, हाँ बिल्कुल इंडिया नहीं है इम्पेक्टेड, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इंडिया के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं इस जगह के अंदर।
सारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं इस जगह के अंदर। और ये टॉपिक आप ध्यान से देखो, अब सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स फॉर इंडिया इन द अमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब इंडिया के क्या क्या इंटरेस्ट हैं इस एरिया के अंदर? इंटरेस्ट लाइक इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी से हैम्पर्स हो सकती है, इंडिया के रिलेशनशिप है जो इसराइल के साथ, जो हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जो हम देखेंगे डिफेंस इक्विपमेंट्स वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं इसराइल से, और अरेबियन कंट्रीज़ जो हैं और वेस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं इनके साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम फ्यूल का इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंडिया के लिए ये एक बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है। इसराइल से भी उसको अपना रिलेशनशिप अच्छा रखना है, और जितनी जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं उनसे भी अपना रिलेशनशिप अच्छा रखना है। तो इंडिया ने पहले भी बोला है कि जो टू स्टेट सॉल्यूशन को पहले भी सपोर्ट किया, आज भी सपोर्ट करती है इंडिया। दूसरा, इसके साथ ये चीज़ें देखोगे कि इंडिया ने जो हमास अटैक था उसको टेररिस्ट अटैक बोला है, हालांकि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर अभी तक नहीं किया है। इसके साथ आप ये चीज़ें और देखिए, नाउ आई बिलीव इट हैज़ द पोटेंशियल टू पोलराइज द वर्ल्ड, वर्ल्ड को भी पोलराइज कर सकता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखाया था, टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस। अब टेररिस्ट अटैक था कहाँ? टेररिस्ट अटैक सिर्फ आपका कहाँ पे था? इजराइल के ऊपर। अब इजराइल के ऊपर टेररिस्ट अटैक था, लेकिन अब पूरे दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर या फिर इंटर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के बादल दिख रहे हैं। तो वार क्लाउड हमें दिख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन टेररिस्ट अटैक, है ना। तो टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस ये कनेक्ट कीजिए आप, कि अभी हमास को सपोर्ट करने के लिए ईरान आ रहा है, हमास को सपोर्ट करने के लिए बाकी अरेबियन कंट्रीज आ रही हैं, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए हमें देख सकते हैं कि छोटा जो कॉन्फ्लिक्ट है ये वर्ल्ड पीस के लिए भी खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये इससे कनेक्ट कीजिए। दूसरा, मैंने जब आपको बताया था, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज टेंशन एंड राइजिंग अनसर्टेनिटीज इन द मिडल ईस्ट एंड यूरोप हैज़ फोर्स्ड कंट्रीज टू रिव्यू देयर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इतनी डायनेमिक है, इतना आप देखोगे ओवरनाइट इसमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो सिक्योरिटी जो सेक्टर है, जो आपका एरिया है, वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है। और आप इंटरव्यू में भी यही बोलते हो, जब आप CAPF में जाना चाहते हो तो बोलते हैं इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, बहुत डायनेमिक है, इसमें जाके ये हो जाता है वो हो जाता है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लाइफ वुड बी मोर फुलफिलिंग, मोर मीनिंगफुल, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हमें चाहिए, और इंडिया भी कोशिश कर रहा है एक नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की, ठीक है। उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि इंडिया को नई नेशनल सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है, स्ट्रेटजी की क्यों ज़रूरत है, और अभी तक इंडिया क्यों नहीं बना पाया, राइट। इसके साथ लास्ट में इन्होंने बोला है कि टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए आर्म्ड फोर्सेस को नई टेक्नोलॉजी से आप बोल सकते हो रूबरू करने के लिए, या फिर हैंड्स ऑन करने के लिए उस टेक्नोलॉजी से। वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन के ऊपर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आया था, क्वेश्चन था आपका द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डीलिंग विद द चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। और अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन सा जो टॉपिक था, आप इस चीज़ को यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते थे। टॉपिक आपका 2020 के अंदर एक पूछा गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2020 के अंदर टॉपिक था सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर्स इज ए चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। कैसे चैलेंजिंग है? क्योंकि इंडिया के बॉर्डर्स की अगर बात करूँ, हर एक बॉर्डर्स के पेक्युलर चैलेंजेस हैं। चाइना की बॉर्डर की बात करें तो काफ़ी एरिया डीमार्केटेड है, कहीं पे चाइना का क्लेम है, कहीं पे इंडिया का क्लेम है। तो इन चीज़ों को अगर जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे, इन डिस्प्यूट्स को कॉन्फ्लिक्ट में बदलने से पहले, जो कि कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा था गलवान वैली इंसिडेंट के दौरान, तो इनको मेजर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बदलने से पहले हम इनको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे हमारी एक सोच होनी चाहिए, सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम जो है डिस्प्यूट्स को सोल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इस न्यूज़ के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट जो हम न्यूज़ उठाते हैं वो ये है रिकॉल मिलिट्री स्टाफ। अब रिकॉल मिलिट्री स्टाफ, मालदीव के जो नए प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मीज़ू, तो इन्होंने जब मीटिंग हो रही थी इनकी हमारे यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी के साथ, तो इन्होंने बोला कि आपका जो मिलिट्री स्टाफ है, आपने जो एयरक्राफ्ट दिए हुए हैं, आपने जो रडार दिए हुए हैं, भाई आप यहाँ से ले जाइए। इंडिया अभी शुरू यहाँ इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इंडिया के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मालदीव्स के अंदर, क्योंकि चाइना मालदीव्स के अंदर आना चाह रहा है। तो चाइना अगर वहाँ पे हमने वैक्यूम छोड़ दिया किसी थर्ड पावर के लिए, तो वहाँ पे चाइना जल्दी से जल्दी उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करेगा, और इंडिया जो है वहाँ से नहीं निकलना चाह रहा, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है अभी जो करंट प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, वो थोड़े प्रो चाइना है, उनका टिल्ट जो है आप देखोगे चाइना की तरफ क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है चाइना की तरफ कंपैरेटिवली टू इंडिया,
ठीक है, तो उनका टिल्ट थोड़ा सा चाइना की तरफ है, तो इसलिए इंडिया क्या कह रहा है, इतनी जल्दी तो हम यहाँ से इवैक्यूएट नहीं करने वाले, रीज़न बीइंग वी आर अ फ्रेंडली कंट्री, और बहुत सारे ऐसे आप देखोगे एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं। तो बस ये आपको ये न्यूज़ है ये याद रहनी चाहिए, ठीक है। मैं बताऊंगा टाइम आने पर इस न्यूज़ को आप कैसे यूज़ कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आई विल टेल यू व्हेन टाइम कम्स, आप इस न्यूज़ को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो न्यूज़ है इट इज़ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। आवर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हैज सेड दैट वी शुड नॉट रिजेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वो एक बार देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो कि अंडरलाइन करती है कॉन्स्टिट्यूशन को और गाइड करती है हमें, गवर्नमेंट को, सिटीजन्स को उस डायरेक्शन में स्टेप लेने के लिए। और कैसे ऐसे एलिमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, राइट टू क्वालिटी, राइट टू क्वालिटी के अंडर ही हमने काफ़ी अफर्मेटिव एक्शंस किए हैं, रिजर्वेशन दिया है। सोशल जस्टिस के अंदर आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें की हैं सोशल जस्टिस के लिए, आप देखोगे कैसे सोशल जस्टिस के लिए इंटचेबिलिटी एक्ट को आप देखोगे बनाया है। सोशल जस्टिस के अंदर आप देखोगे वीमेंस की पोजीशन को बढ़ाने के लिए, ट्रांसजेंडर्स की पोजीशन को ठीक करने के लिए, और डिसेबल्ड लोगों को मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने के लिए, तो वो सारे स्टेप्स हम लेते हैं। उसके बाद आप देखोगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमारे एलिमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के। अब इससे हो क्या जाता है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, क्यों सिग्निफिकेंट है हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए? पहला, ये सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करती है। इट आल्सो हेल्प्स इन प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक आइडियाज। इट आल्सो ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, पॉजिटिव चेंज, एंड इट क्रिएट्स इंक्लूसिव सोसाइटी। सोसाइटी भी इससे क्या होती है, इंक्लूसिव होती है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, ये कह रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है, सोशल प्रैक्टिसेस है विच आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कैसी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस? चाइल्ड मैरिज। कैसी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस? प्रैक्टिसेस लाइक इनटचेबिलिटी, है ना, तो अनटचेबिलिटी हो सकता है। इसके अलावा और कैसी प्रैक्टिस हो सकती है कि हम लोगों को कहाँ पे जाने के लिए मना कर सकते हैं, टेम्पल्स में, और आप देखोगे सोशल प्लेसेस पे, वहाँ पे उनकी मोबिलिटी को हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रेंट करते हैं। जैसे इसके अंदर लिखा भी गया है, जैसे सिटीजन्स वर नॉट डोमिनेटेड ऑन द साइट ऑफ रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी एंड अदर कल्चरल मार्केट। जैसे मैं आपको सबरीमाला टेम्पल वाला इशू बताऊँ, उसके अंदर भी वीमेंस की मोबिलिटी को कॉन्स्टेंट किया गया था, वीमेंस वहाँ पे अलाउड नहीं थी, बट इट वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। वो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट था, आर्टिकल 21 के अगेंस्ट भी था, आर्टिकल 19 के अगेंस्ट भी था, ठीक है। तो उसको चैलेंज किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वीमेंस को अलाउ करना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसको रिजर्वेशन से भी आप कनेक्ट करोगे, रिजर्वेशन से भी कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको कनेक्ट करना है। एंड द लास्ट न्यूज़, हाँ ठीक है, तो इतना ही था आज की इस न्यूज़ में। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, अगर आप लोगों को पेपर 2 की प्रिपरेशन करनी है तो नया बैच जो है मिड दिसंबर से शुरू हो रहा है, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग उनकी मिलेगी। पेपर 2 का एक डेडिकेटेड बैच है, उसके अंदर आपको ग्रामर के लिए अलग वीडियोस मिलेंगी, अलग सेशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर है। तो मैं टेस्ट सीरीज बोल सकता हूँ, उसके अंदर है मेंटरशिप है, इवैल्यूएशन है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, सारी चीज़ें हैं, फैक्ट बुक है एंड ऑल दिस। दूसरा, पेपर 2 का एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप शुरू हो चुका है। अगर आप उसका पार्ट बनना चाह रहे हो, वहाँ पे बहुत ही तरीके से डेली, आप बोलोगे कि डेली करंट अफेयर शेयर किए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और फिल्टर करके नॉलेज आपको दी जाती है। कहीं से भी आपको वो CAPF के आप देखोगे कि इरेलीवेंट नहीं लगेगा, वो इट इज़ द मोस्ट रेलिवेंट मटेरियल फॉर CAPF पेपर 2। और कोई भी ऐसा नहीं लगता मुझे जो पेपर 2 के लिए इस हिसाब से प्रैक्टिस कराता है, इतना डेडिकेटेडली आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है, और एक स्ट्रीमलाइन फैशन। ऐसा नहीं है कि हैप हजार्ड वे में हम अप्रोच कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत ही तरीके से, लीनियर तरीके से, कि हाँ ऐसे आप चीज़ों को अप्रोच कर सकते हो। उसमें इंटरलिंकिंग सिखाई जाती है, बहुत सारी डेली करंट अफेयर्स उसमें अपलोड होते हैं। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो भी आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8930919491। दिस इज़ ऑल। कोई चीज़ समझ में ना आई हो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, और इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।